हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। जीएस खुरिये, केएम कपाडिया, एआर देसाई और योगेंद्र सिंह। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, केएम कपाडिया। क्या होगा? केएम कपाडिया। जो केएम कपाडिया जी हैं उन्होंने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। ठीक है। अच्छा, उनकी बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी है बुक? वो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। कौन सी? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये बहुत ही उनकी फेमस बुक है और ये कई बार पूछी भी गई है, तो ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? तो वो कौन सी संस्था है? परिवार है या विवाह है, नातेदारी है या धर्म है? तो वो कौन सी है? विवाह। कौन सी? विवाह है, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। देखो, समाज में विवाह की संस्था यौन संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। विवाह दो विपरीत लिंगियों का यौन संबंध रखने की स्वीकृति और उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? तो ये सबको पता है। क्या राइट आंसर होगा इसमें? वेस्टरमार्क होंगे या फिर लोवी होंगे या मडाक या फिर ब्रजेश? तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, मडाक जी। मडाक जी ने 250 समाजों का अध्ययन किया था और इसके आधार पर जब उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया तो उन्होंने विवाह के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य बताए। ठीक है। तो वो उद्देश्य भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग वो भी लर्न कर लीजिएगा। तो उन्होंने पहला बताया यौन संतुष्टि। क्या बताया? यौन संतुष्टि। दूसरा बताया आर्थिक सहयोग होना चाहिए और क्या? संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। ठीक है। तो ये तीनों ही जो उद्देश्य हैं वो लर्न कर लीजिएगा। क्या है? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, तो किससे निश्चित होता है? ऑप्शन में देखते हैं। ए है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। किसके द्वारा? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। जो सामाजिक संगठन और उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता हो। ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो पुरुष वर्ग का महत्व बढ़ जाएगा, यानी कि जो कम होगा उसका महत्व बढ़ जाएगा। समाज में बहुपत्नी विवाह की पद्धति कार्यशील रहेगी। यदि पुरुष कम हैं और महिलाएं अधिक हैं तो कौन सी पद्धति हो जाएगी? बहुपत्नी विवाह ज्यादा पाया जाएगा। अगर इसके विपरीत अगर देखें, यदि पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है, ठीक है, तो क्या होगा? तो बहुपति विवाह प्रचलित होगा। ठीक है। एक संतुलित समाज के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में समान अनुपात रहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? तो ऑप्शन में देखो, मेलिनोवस्की या वेस्टरमार्क या मडाक या फिर टाइलर। तो ये किसने कहा है कि विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? तो वो कहा है मेलिनोवस्की ने। किसने कहा? मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की के अनुसार विवाह जो है वो बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? अब इसमें नहीं बताना है हमें। तो देखते हैं। यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप,
इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता या फिर आर्थिक सहयोग। तो क्या पूछा था इसमें कि निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो लिव इन रिलेशनशिप महत्वपूर्ण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में यौन संतुष्टि, बच्चों की वैधता प्रदान करना तथा आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में विवाह आवश्यक नहीं है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। देखो, अभी जो डेफिनेशन बताई थी वही है, अब यहाँ पे केवल एक वर्ड चेंज हुआ है, अनुबंध कर दिया है। ठीक है, तो अनुरक्षण भी चेंज किया है, ये 2 वर्ड चेंज किए हैं। तो इससे क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये भी, ये वाले जो सेंटेंस दिया है, यानी कि जो लैंग्वेज दी है, वो भी आप लोग लर्न करके रखिएगा। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। अनुबंध की बात आ जाए यानी कि समझौता है। ठीक है, तो समझौते की बात कौन करता है, मेलिनोवस्की करता है। तो इसमें ऑप्शन में देखो मेलिनोवस्की जी हैं, तो इसमें सी राइट आंसर होगा, यानी कि मेलिनोवस्की के अनुसार विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यानी मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। अब ये वाली डेफिनेशन देखो कब पूछी गई है, पीजीटी 2016 में पूछा गया कि विवाह जो है वो बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ऐसा कथन किसने किया कहा है, तो ऑप्शन में है लूथर, बीरस्टीर, प्रभु और कोले। तो ये कहा है किसने, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूथर जी ने कहा है। किसने कहा है, लूथर ने कहा है कि विवाह जो है वो बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यानी मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें ना भूल जाते हैं मोस्टली, एंड डेफिनेशन थोड़ी कम ही याद हो पाती हैं, लेकिन क्लू वर्ड इनके याद थोड़े थोड़े से लर्न करके रखिएगा। जैसे बीमार, ये तो छोटा सा ही है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, तो एक नई डेफिनेशन हो गई, तो वैसे भी याद रहने वाला है। तो वो किसका है, लूथर जी का है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। अब क्या आ गया वर्ड, विवाह नातेदारी का स्रोत है। नातेदारी का स्रोत कौन मानता है, डब्ल्यू वेस्टरमार्क मानते हैं, या फिर इरावती कर्वे, या बी मेलिनोवस्की, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये जो मानते हैं विवाह नातेदारी का स्रोत है, ये माना है किसने, बी मेलिनोवस्की जी ने। क्या किसने माना, बी मेलिनोवस्की ने, यानी कि मैरिज इज द फाउंटेन हेड ऑफ किनशिप। तो ये किसने माना है, बी मेलिनोवस्की ने माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है। ऑप्शन में है डब्ल्यू जी समनर, ए जी केलर, वेस्टरमार्क, आर एम मैकाइवर एवं सी एच पेज। तो ये जो है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ये बहुत फेमस डेफिनेशन है। ये किसने कहा है, ये कहा है आर एम मैकाइवर एवं सी एच पेज ने, यानी मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार। ठीक है, तो ये है किसने माना है, मार्गन ने, वेस्टरमार्क ने, बी मेलिनोवस्की ने, या मनु ने। तो ये जो माना है वो किसने माना है, बी मेलिनोवस्की ने माना है कि इसमें क्या हुआ था, जो मेलिनोवस्की हैं उन्होंने वेस्टरमार्क जी का समर्थन करते हुए लिखा था कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार, अर्थात एक विवाह। ठीक है, एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही रूप है, रहा है और रहेगा। ठीक है, तो ये किसका है,
बी मेलिनोवस्की का, यानी बी ऑप्शन जो इसमें है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विवाह का उद्गम परिवार में है न कि परिवार का विवाह में, यह किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? गिलिन एवं गिलिन ने, वेस्टरमार्क ने, बोगार्डस ने या हावेल ने। तो ये कथन जो है कि विवाह का उद्गम परिवार में है न कि परिवार का विवाह में है, तो ये कहा है वेस्टरमार्क जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। यानी विवाह की जड़ें या उद्गम परिवार में है न कि परिवार की विवाह में। ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसने कहा है? वेस्टरमार्क जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो वो किसने कहा है? ब्रेफाल्ट ने कहा है, समनर ने कहा है, या फिर वेस्टरमार्क ने, या फिर मनु ने। तो ये किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो ये कहा है वेस्टरमार्क जी ने। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। वेस्टरमार्क जी का कथन है कि विवाह जो है वो नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, यानी कि मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है, तो वो किसमें केंद्रित रहता है? भूमिकाओं की व्यवस्था पर, या फिर शिशु पालन की प्रक्रिया पर, या सरकारी एवं समारोहों पर, संस्कारों एवं समारोहों पर, और डी है पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर। तो विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है किस पे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमिकाओं की व्यवस्था पर। किस पे रहेगा? भूमिकाओं की व्यवस्था पर। तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर होगा, यानी विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है, किस पे? ए है ऑप्शन इसमें कर्मकांड एवं संस्कार, पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, और सी है शिशु पालन की प्रक्रिया, और डी है भूमिकाओं की व्यवस्था। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका ना थोड़ा उलट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर भी भूमिकाओं की व्यवस्था ही होगा। यानी समाजशास्त्रीय परिपेक्ष के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है, किस पे आधारित होगा? तो भूमिकाओं की व्यवस्था पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है, तो ये किसने दिया है? मजूमदार एवं मदान ने, वेस्टरमार्क ने, गिलिन एवं गिलिन ने, एंडरसन और पार्कर ने। तो ये किसका है? ये जो कथन है कि विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। तो ये जो कथन है वो है मजूमदार एवं मदान जी का। किसका है? मजूमदार एवं मदान जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिता की क्वेश्चन नंबर 17, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है, तो वो क्या कहलाएगा? पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह क्या कहलाएगा? सोरोरेट कहा जाएगा, या पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज कही जाएगी, या फिर एंडोगेमी, या फिर हाइपोगेमी। तो क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज। क्या कहा जाएगा? पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज। अच्छा देखो, यदि एक व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है, तो इसे मातृ पक्षीय विलिंग सहदरेज विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि वो कोई व्यक्ति है तो मामा की लड़की से विवाह करे, तो मातृ पक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह हो जाएगा। और यदि अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पितृपक्षीय विलिंग सहोदरेज, यानी कि पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज हो जाएगी। ठीक है, तो वही इसमें पूछा है कि पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह को क्या कहा जाएगा? तो पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज होगा इसमें राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक
पुरुष विवाह करता है, तो किससे विवाह करता है पुरुष, तो उसे देवर विवाह कहा जाएगा। अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या फिर अपने मृत भाई की विधवा से। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपनी मृत भाई की विधवा से जब व्यक्ति विवाह करता है तो वो देवर विवाह कहलाता है। या फिर इसे पति भ्राता विवाह भी कहते हैं, यानी कि लेविरेट भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लेविरेट विवाह है। अब वही क्वेश्चन आ गया, लेविरेट विवाह क्या होगा, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। तो ऑप्शन में यही पहला ही दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लेविरेट से बोध होता है। अब हमें इसे बताना है कि लेविरेट से क्या तात्पर्य है, बोध क्या है इससे। तो देखो ऑप्शन में भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह या बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। लेविरेट से बोध क्या होता है कि मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह करना लेविरेट विवाह या फिर देवर विवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है। अब ये किस प्रकार के उदाहरण है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो, भ्रातक बहुपति प्रथा के, या फिर विनिमय के प्रकार के, या फिर अधिमान्य विवाह के, या फिर निषेध विवाह के। तो देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण किसके हो जाएंगे, अधिमान्य विवाह के। किसके हो जाएंगे, अधिमान्य विवाह के। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, सोरोरेट विवाह। सोरोरेट विवाह यानी कि साली विवाह है, क्या है, बहन भाई के बीच विवाह, मौसी की लड़की के साथ, या फिर मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह, या बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। देखो, लैटिन भाषा में सोरोर का अर्थ बहन यानी कि सिस्टर होता है, ठीक है। तो सोरोरेट उस प्रथा को कहते हैं जिसके अनुसार पत्नी की मृत्यु पर पति उसकी छोटी बहन से विवाह कर लेता है। तो वो क्या कहलाएगा, सोरोरेट विवाह। क्या कहलाएगा, सोरोरेट विवाह। तो यही इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। अब कौन सा वो स्वरूप है जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देखो, एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, या समूह विवाह। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, समूह विवाह कहीं नहीं पाया जाता है। मतलब बहुत कम जनजातियों में अगर कहीं हो तो भले ही, लेकिन मोस्टली नहीं होता है। एक विवाह होता है, बहुपत्नी विवाह भी होते हैं और बहुपति विवाह भी होते हैं, लेकिन समूह विवाह इसमें नहीं होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, भ्रातक बहुपति विवाह, या फिर अभ्रातक बहुपति विवाह, या फिर बहुपति विवाह, या फिर बहुपत्नी विवाह। तो क्या हो जाएगा, विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। तो कौन सी विवाह की पद्धति प्रचलित है भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में। तो देखो, एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, या बहुपत्नी विवाह। तो कौन सा सही आंसर होगा, बहुपति विवाह। क्या होगा, बहुपति विवाह, यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति होंगे। जौनसर बाबर की खस में क्या होता है कि एक स्त्री है और उसने जैसे घर में 4 और भी उसके भाई हैं, तो यानी कि चारों व्यक्ति की वह पत्नी कही जाएगी, ठीक है। तो ये बहुपति विवाह होगा, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बहुपति विवाह का अर्थ है एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं,
एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। और डी है एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो क्या हो जाएगा बहुपति विवाह का अर्थ एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा? तो ये तो पता ही है आप लोगों को, अंतर्विवाह होगा, समूह विवाह होगा, या बहुविवाह होगा, या बहुपति विवाह होगा। तो पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बहुपति विवाह होगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? द्रौपदी जी का जो पांडवों से विवाह हुआ था वो किसका उदाहरण माना जाएगा? भ्रातक बहुपति विवाह, या फिर भ्रातक बहुपति विवाह, या फिर साली विवाह, या फिर समकालिक साली विवाह। तो कौन सा होगा? भ्रातक बहुपति विवाह। कौन सा होगा? भ्रातक बहुपति विवाह, यानी कि जो भी एक स्त्री है उसके जितने भी भाई हैं, मतलब भ्रातक बहुपति विवाह में जो पुरुष है उसके जितने भी भाई हैं उनके साथ सबके साथ विवाह। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? तो यह अध्ययन के बारे में पूछा गया है कि गुर्जरों में प्रचलित जो बहुपति विवाह है उसका अध्ययन किसने किया था? डी.एन. मजूमदार ने, या फिर W.H.R. रिवर्स ने, या फिर T.N. मदान ने, या फिर विलियम क्रूक ने। तो किसने किया था इसका अध्ययन? बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किया है विलियम क्रूक ने। किसने किया? विलियम क्रूक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब अभिकथन देखते हैं। निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये सही बात है, जो निकटाभिगमन निषेध है वो सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। अब कारण क्या बता रहा है? निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, निकटाभिगमन जो निषेध होते हैं सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन निकटाभिगमन जो निषेध का कारण उन्होंने जो बताया है इसमें कि निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये आर जो है वो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।